गुड मॉर्निंग। आज विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का वीडियो 8 लेकर के मिल रहे हैं। हम पीछे एक दो वीडियो जो है किरण प्रकाशिकी का डाले थे, जिसमें सेट हमने 9 बनवाया, सेट 8 बनवाया और वो सेट बहुत ही महत्वपूर्ण सेट था आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। उस पर आप लोगों ने मेहनत भी किया, हम देखे, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग और भी मेहनत करते रहिए। अभी हम फिर से वैद्युत स्थैतिकी चैप्टर पर वापस आ रहे हैं। वैद्युत स्थैतिकी चैप्टर में हम लोग जो है पीछे के वीडियो में बताए थे कूलाम के नियम क्या है, कूलाम का नियम किसे कहेंगे, कूलाम का नियम का सूत्र क्या है, इस तरह से हमने बात की थी कूलाम के नियम के बारे में। उसके बाद कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ नोट हमने पढ़ा था, कूलाम के नियम से रिलेटेड कुछ नोट 7-8 पॉइंट पढ़े थे। उसमें एक पॉइंट बताना रह गया था कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, इस पॉइंट को बताना एक रह गया है। हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। और उसके पहले कुछ पॉइंट समझिएगा कि आज के बाद लगभग आपको 1 हफ्ता तक कोई वीडियो नहीं मिलेगा। अप्रॉक्स मान के चलिए कि 1 हफ्ता तक कोई वीडियो नहीं होगा। हाँ, उसके बीच में आपको टेस्ट ज़रूर हम ले लेंगे। इसका रीज़न ये भी है, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य आजकल सही नहीं रह रहा है, इसीलिए जो है आपको अगला वीडियो जो है कुछ समय लगेगा और हम लोग जो है उस पर मेहनत करेंगे। कुछ लोग का सवाल था कि सर जब लाइव क्लास होगा तो क्या आप वीडियो डालते रहेंगे? तो हम आपको बता दें कि जब लाइव क्लास होगा तो भी वीडियो डलेगा, वीडियो भी रहेगा और लाइव क्लास भी रहेगा। साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें कि जब ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा, जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा, क्लास कोचिंग खुल जाएंगे, तो भी हम वीडियो बना के डालते रहेंगे। इसलिए ये बात दिमाग में निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये माध्यम हो गया। हम लोगों ने इस पर बहुत, आप लोग नहीं समझेंगे, एक टीचर कितना आजकल आप लोगों को से ज़्यादा ज़रूरत हो गया है कोचिंग खुलना एक शिक्षक के लिए। सभी शिक्षक इतने परेशान हैं, इतने विवश हैं, आपके सहयोग की ज़रूरत है। यदि हर जगह हम बात करें बहादुर, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। आप हम पर निर्भर हैं तो हम भी आप पर निर्भर हैं, तो सभी शिक्षक परेशान हैं, विवश हैं। आप अनुमान नहीं लगाएंगे कि शिक्षा की परेशानियां अभी कितनी बढ़ गई हैं। इतना दिन तक कोचिंग बंद है, तो आप लोग भी कोऑपरेट करें। एक शिक्षक आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, हर एक शिक्षक आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग बहुत से शिक्षक जो है इस सब के बारे में वीडियो कैसे वीडियो बनाना है, चैनल बनाना है तो क्या करना है, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं जानते थे। खास करके हमारे जैसे शिक्षक या जो एज शिक्षक हैं, इस सब में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये सब चीज़ नहीं जानते थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत सीखने की कोशिश की, कुछ सीखे, कुछ अधूरा भी है। तो थोड़ा और इसमें हम लोग साथ ही साथ इसमें बहुत ही तनाव के समय से गुजर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग इसमें थोड़ा मदद करें। बहुत से बच्चे जो हमारे करीबी हैं, जो करीबी मेरे स्टूडेंट हैं, उनको पता भी है कि हाँ मैंने एक्चुअली सर को क्या है, लेकिन बाकी जो भी सभी शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, एक शिक्षक की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब टीचर मीटिंग में मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने शिक्षक परेशान हैं। अभी आप न्यूज़ सुन रहे हैं, पटना में और ये लखनऊ में, ये दोनों जगहों पर टीचर ने सुसाइड कर ली। आप देखेंगे ये न्यूज़ कॉमन हो जाएंगी। आप सुसाइड, जो टीचर के सुसाइड की बात हम कर रहे हैं, ये एक न्यूज़ कॉमन न्यूज़ बन जाएगा। आप आरा में भी हो सकता है सुन लें। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी शिक्षक के साथ कोऑपरेट करें, सभी शिक्षक के साथ मिलजुल करके रहें। सभी शिक्षक, जैसे भी हम मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए बीच में, अभी हम इसीलिए फ़ोन बंद कर दिए, मेरा फ़ोन स्वास्थ्य चूँकि मेरा सही नहीं है। हमने आपसे फ़ोन करने की अपील की थी, आपको पता होगा हमने पिछला वीडियो में फ़ोन करने की अपील की थी कि आप सब लोग हमसे बात करें, क्योंकि बात करने से ही हम लोग एक, मैंने कह सकता है थोड़ा सा एक अच्छा अनुभव हो रहा था बात करने से। लेकिन फिर मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया तो हमने फ़ोन बंद कर दी। तो मेरा स्वास्थ्य जब सही होगा तो फिर हम फ़ोन खोलेंगे, तो उस पर हम लोग फिर ध्यान रखेंगे। लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग सभी शिक्षक को कोऑपरेट करें, सभी शिक्षक के साथ रहें, सभी शिक्षक के साथ खड़े रहें, क्योंकि आजकल शिक्षक आप लोगों से ज़्यादा परेशान हैं। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं, शिक्षक आप लोगों से अधिक परेशान हैं। इसलिए सभी शिक्षक के साथ आप मिलकर के खड़े रहें क्योंकि एक शिक्षक का महत्व आप ही लोगों से है। हम शिक्षक तभी हैं जब आप लोग हैं,
और आप ही लोग हमारी मजबूती हैं। तो आप लोग नहीं रहेंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे तो शिक्षक कैसे रहेगा, ये सोचने की बात है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हम क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोले हैं, समझ शायद कुछ लोग को समझ में आए, कुछ लोग को नहीं भी आए। तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रह गया था, हम थोड़ा सा उस ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात कर रहे थे, एक पॉइंट याद होगा, Q = N × E। याद होगा आप लोगों को, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत में हम चर्चा कर रहे थे। Q = N × E। Q क्या है तो दिया गया कुल आवेश, N क्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। याद होगा आप लोगों को, Q क्या है तो कुल आवेश, N क्या है तो दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो हमने इलेक्ट्रॉन दिया है वो दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कहें कि एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश। हम बात करें, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश इलेक्ट्रॉन देंगे तो धन आवेश हो जाएगा, और ग्रहण करेंगे तो ऋण आवेश हो जाएगा। इस पर हमने चर्चा की थी पिछला क्लास में, याद होगा पीछे के वीडियो में। Q = Ne। N का मान हम आपको बताए थे कि 1 2 3 4 5 6 ... यानी इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 गो इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यानी थोड़ा सा बात को समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे। सवाल को समझिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे कि कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे। यदि हम इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, आप समझेंगे। N क्या है तो दिया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 1 2 3 4 5, N का मान जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... अनंत तक हो जाएगा। तो कम से कम कितना, N का मान कम से कम कितना, यानी कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे हम। जब कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, नोटिस करिएगा, जब कम से कम हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो N का मान 1 हो गया। Q = N का मान 1। E का मान तो ये फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी हम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते। नोटिस करिएगा, अभी हम पॉइंट पर आ रहे हैं, अभी कंफ्यूज कर देंगे हम आपको, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आवेश देंगे। दिया गया कुल आवेश इतना होगा, Q का मान इतना होगा। कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आवेश होगा, और 1 से कम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। 1 से कम इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। तो जब 1 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते तो क्या हम इससे कम आवेश दे सकते हैं? कम से कम हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना आवेश दिया, और 1 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतना जो आवेश है इससे कम आवेश नहीं दे सकते। यानी किसी भी वस्तु पर न्यूनतम, ये पॉइंट छूट गया था, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। त्याग करेगा तो इतना धन आवेश, ग्रहण करेगा तो इतना ऋण आवेश। बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट बन गया कि किसी वस्तु पर न्यूनतम इतना ही आवेश होता है, इससे कम आवेश कभी पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। किसी वस्तु पर मिनिमम आवेश इतना ही होगा। फिर से हम आपसे सवाल करते हैं, किसी वस्तु पर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। किसी वस्तु पर न्यूनतम कितना आवेश दे सकते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हम दे सकते हैं, इतना आवेश दे सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात यहाँ पर कर लें, यहीं पर नोटिस करते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट की ओर, कि यदि मान लीजिए यहाँ तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स कर दी कि 1 इलेक्ट्रॉन देना है। मान लीजिए हमें कोई Q का मान फिक्स कर दे,
कि एक कूलाम देना है, एक कूलाम आवेश देना है। जैसे हमने फिक्स कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना आवेश होगा। लेकिन एक कूलाम आवेश देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे, एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना होगा एक कूलाम आवेश देने के लिए। तो Q का मान एक कूलाम कर दिया। Q का मान जब एक कूलाम कर दिया तो E का मान तो हमें पता ही है कितना है, तो सूत्र होता है Q बराबर N इंटू ई। तो N बराबर Q बटा ई, N बराबर Q का मान 1 और E का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। आप भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो N का मान आएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। अब समझने की कोशिश करिएगा फिर से एक बार, किसी वस्तु पर न्यूनतम हम कितने आवेश दे सकते हैं, तो इतना आवेश दे सकते हैं। किसी वस्तु पर न्यूनतम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश देने के लिए, एक कूलाम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करना होगा, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 कैसे आया है। तो ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इस सॉल्यूशन को आप समझ सकते हैं, उतार भी सकते हैं। तो अब हम आपको फिर से एक बार समझें, ऑब्जेक्टिव क्या है आप नोट करिएगा, ये कॉपी में आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या नोट करिएगा समझ लीजिए। किसी वस्तु पर दिया गया न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एक होता है, किसी वस्तु पर दिया गया न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एक होता है। किसी वस्तु पर दिया गया न्यूनतम आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। धनात्मक होगा तो माने त्याग करेगा तो धन आवेश और ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन का आना जरूरी है। ये पॉइंट छूट गया था, इस पॉइंट पर चर्चा रह गया था, इसीलिए हमने चर्चा कर दी है। अब हम लोग पॉइंट पर बात करेंगे आज कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम का सीमा क्या है, दोष क्या है, उस पॉइंट पर। तो अभी हम बात करेंगे कूलाम के नियम की सीमा पर। कूलाम के नियम की सीमाएं, इस वर्ड को थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। कूलाम के नियम की सीमाएं, या मैंने प्लुरल है तो सीमाएं है ना, तो सीमा। थोड़ा सा हम लोग इस वर्ड के पर्यायवाची में बात करें तो दोष, बॉर्डर जिसको हम लोग कहते हैं बॉर्डर, लिमिट, अंग्रेजी में एक लिमिट भी होता है, हम लोग अपनी भाषा में एक इसको हद भी कहते हैं, हद। एक भाषा में बोले यदि तो औकात। ये सब थोड़ा सा कुछ पॉइंट को समझना ज़रूरी है, क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये आखिर कैसे ये सब का मतलब ये सब हो गया। सीमा माने बॉर्डर तो सब लोग जनरली जानते होंगे, ये भारत की सीमा है, ये भारत का बॉर्डर हो गया। तो आखिर ये जो आप कहते हैं कि भारत की सीमा है, तो इस बात के कहने का मतलब क्या हुआ, इस शब्द को समझना। केवल हम ठीक हम कह दें कि भारत की ये बॉर्डर है, तो भारत का बॉर्डर है तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत के बॉर्डर कहने से क्या मतलब हो गया, क्या मतलब, इसको क्या हम कहें। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से बाद, उस जगह के बाद, वहां जब भारत का अपने कह दिया कि बॉर्डर है, यानी उसके बाद भारत नाम की चीज, यानी भारत जिसको आप कहते हो, भारत के कानून, भारत के लोग, वो सब आपको नहीं मिलेंगे उधर, वो समाप्त हो गया वहाँ पर। वो एक जगह है जहाँ से भारत की हर एक चीज़, भारत का एक अधिकार, भारत का एक पावर वहाँ से समाप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं बॉर्डर का, भारत मतलब यही हुआ, सीमा का मतलब यही हुआ
यानी यदि किसी चीज़ की आप सीमा कहते हो, जैसे हम कहते हैं कि आप कितना रोटी खा सकते हो, तो 10 रोटी खा सकते हैं, तो ये मेरी सीमा हुई 10 रोटी खाने की। यानी यदि हम 11वां रोटी दें और उसके लिए हम आप पर लाखों प्राइज रख दें कि 11वां रोटी खा जाइए, करोड़ों रख दे, अरबों रख दे, तो भी आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपकी वो सीमा है 10 की। ये लिमिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां से बाद आप लागू ही नहीं होंगे, उसके बाद आप नहीं लागू हो सकते, उसके बाद वहां से आप नहीं चलेंगे, फिट नहीं होंगे। अब देखते नहीं है, मान लीजिए हम एग्जाम में जो हम फॉर्म भरते हैं कॉलेज में, कट ऑफ निकला है, क्या कट ऑफ कितना है, तो 394 नंबर। यदि आपका 394 नंबर पर कट ऑफ निकला है और 393 आपका है, तो बॉर्डर है 394। अब आप 393 है या 390 है, आप एक ही है, 290 वाला और 390 वाला 393 वाला एक ही मतलब होगा, क्योंकि आप उस सीमा के बाहर हैं, सीमा के बाद है, उस बॉर्डर के बाद हैं। और सीमा के बाद यदि आप चले जाते हैं तो आप पर कोई नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही सीमा के पार जाते हो, सीमा का मतलब यही हुआ कि जैसे ही सीमा के पार चले जाते हो तो आप पे कोई नियम लागू नहीं होता है, आप पे कोई नियम लागू नहीं हो पाएगा। यदि आप देखे होंगे जनरली इस तरह की चीज़ें में, हम लोगों के कोई सामान दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं ना कि जीन्स दिखाइए, तो दुकानदार पूछ देता है किस रेंज का दिखा दें, तो आपकी लिमिट जानना चाहता है। आप कहते हैं 2000 तक दिखाइए, 2000 तक का जीन्स दिखाइए। यदि दुकानदार जीन्स दिखाता है दुकान पर और जितने जीन्स दिखाया वो सभी जीन्स का दाम 2000 से ऊपर का है, तो यकीन मानिए आप तुरंत उस दुकान को छोड़ के चले आएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर फिट नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी लिमिट है 2000। आपने बताया कि 2000 तक का जीन्स दिखाइए और दुकानदार जितना भी जीन्स दिखाया वो 2000 से ज़्यादा का था, इसीलिए आपकी सीमा के बाहर है। और सीमा के बाहर है तो वहाँ पर आप लागू नहीं हो सकते, वो दुकान आपके लिए है ही नहीं, आप तुरंत वहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए नहीं कि उसके पास खराब जीन्स है, इसलिए नहीं कि वहाँ पर आपको जीन्स पसंद नहीं है, नहीं, इसलिए क्योंकि आप वहाँ पर लागू नहीं हो सकते। वहाँ के जितने भी नियम कानून है वो आपके लिए है ही नहीं। कोई मीटिंग होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग टीचर ग्रुप का मीटिंग हो रहा है, तो वहाँ एक लिमिट बनाया गया कि यहाँ पर वही लोग मीटिंग में बैठेंगे जो शिक्षक हैं, और कोई दूसरा एक बड़ा व्यक्ति उस मीटिंग में बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकता, क्योंकि उस मीटिंग की एक लिमिट बनाई गई है कि इसमें केवल शिक्षक ही बैठेंगे। एक बॉर्डर बना दिया गया, यही हम बात करना चाह रहे हैं। तो अभी ये तो सीमा और बॉर्डर तो लिमिट समझ में आ गया। सीमा, बॉर्डर, लिमिट, औकात जो हम लोग भाषा में बोलते हैं, हद समझ में आ गया कि ये मेरी लिमिट है, हद हो गई। अब ये दोष, इसका मतलब कैसे हुआ? सीमा का मतलब दोष कैसे हुआ? दोष इसलिए हुआ, जैसे हम मान लीजिए हम बात करें, ये जो मार्कर है ये इसी बोर्ड पर चलेगा, ये इसकी लिमिट है। ये जो हम लोग जो दीवार वाला जो बोर्ड होता था ना, ब्लैक बोर्ड, उस पर ये नहीं चलेगा। तो ये इसकी लिमिट है कि ये केवल इसी बोर्ड पर चलेगा, उस बोर्ड पर नहीं चलेगा। तो लिमिट के साथ साथ इसका दोष भी तो है। इसका ये दोष नहीं हुआ कि उस बोर्ड पे नहीं चल रहा है, ये इसकी कमी है। ये उस बोर्ड पे भी चलता तो बहुत अच्छा था ना, तो ये कमी है इसकी कि केवल इसी पर चलेगा, उस पर नहीं चलेगा। तो इस सीमा का मतलब होता है दोष भी, क्योंकि जहां आपकी सीमाएं समाप्त होती हैं वहां से आपके अंदर के दोष शुरू हो जाती हैं। आपकी कमियां बाहर दिखाई होने लगती हैं, कमियां बाहर आने लगती हैं। जैसे मान लीजिए हम जॉब में जा रहे हैं सेना की बहाली में, और सेना की बहाली का हाइट फिक्स किया गया है 173 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी। और यदि आपकी हाइट 172 है, यानी आप उस लिमिट में नहीं है, तो ये आपकी दोस्त नहीं है, ये आपका दोस्त भी तो है। कहे बहाली में सेना छटा गिला तो हमार हाइट ना रहे, ये आपकी कमी हुई, ये आपका दोष हुआ, क्योंकि आप उस सीमा के बाहर हैं। तो सीमा मतलब दोष भी होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे गुलाम के नियम की सीमाएं
कूलाम के नियम के दोष, कूलाम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। तो याद होगा हम आपको चर्चा किए हैं कूलाम के नियम के सीमा के बारे में। यदि आप लोगों में से कितने लोग, कुछ लोगों को याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद आ रहा होगा तो हम बताए थे, याद होगा। कूलाम का नियम याद कीजिए आप लोग, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युतीय बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद आया? तो उसमें हमने बताया था कि कूलाम का नियम जब भी लागू होगा दो आवेशों के लिए ही लागू होगा। कूलाम का नियम जब भी लागू होगा दो आवेशों के लिए लागू होगा। यह इसकी दोष हुआ, लिमिट हुआ कि दो ही के लिए लागू होगा, तीन रहेगा तो लागू नहीं होगा, तीन रहेगा तो ये फेल हो जाएगा। तीन आवेश जैसे ही दिए वहां पर कूलाम का नियम फेल हो जाएगा। ये इसकी लिमिट हो गई कि दो ही तक लागू होगा, तीसरा के लिए लागू नहीं होगा। ये इसके दोष भी है, इसकी कमी भी है। तो कूलाम के नियम की सीमा पूछे, कूलाम के नियम की कमी पूछे, कूलाम के नियम का दोष पूछे तो यही कहेंगे कि कूलाम का नियम दो आवेशों से अधिक के लिए लागू नहीं होता है। कूलाम का नियम केवल दो ही आवेशों के लिए लागू होता है। दूसरी बात, कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। यह भी याद रखिएगा। कूलाम का नियम गतिमान आवेश, यदि आवेश गतिमान हो जाए तो कूलाम का नियम वहाँ काम नहीं करेगा। कूलाम का नियम जब भी काम करेगा स्थिर आवेश के लिए ही काम करेगा, गतिमान आवेश के लिए काम नहीं करेगा। ये भी एक कूलाम के नियम का लिमिट है। कूलाम का नियम का दोष है कि गतिमान आवेश पर ये फेल हो जाता है, जब भी लागू होगा स्थिर आवेश पर ही लागू होगा। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। हम बताए थे कि माना कि यहाँ पर 5 कूलम आवेश है, यहाँ पर 10 कूलम आवेश है, ये बिंदु आवेश हुआ बहादुर। यदि किसी वस्तु पर आवेश दे देंगे, किसी वस्तु पर हम आवेश दे देंगे तो वस्तु पर आवेश के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। यदि इस कलम पर आवेश दे दें और इस कलम पर आवेश दे दें और सोचे कि कूलाम का नियम यहाँ लागू करवाएं विधिवत, कूलाम का नियम कंप्लीट रूप से लागू कराएं तो लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम यदि आपको लागू करना है तो इस कलम को बिंदु मानना होगा, इस कलम को बिंदु मानना होगा और तब जाकर के यहाँ पर कूलाम का नियम आप लागू करा सकते हैं। यानी कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यदि किसी वस्तु पर आवेश दे देंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। फिर से एक बार बात करें, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम केवल दो आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम दो से अधिक आवेश रहेगा तो लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम गतिमान आवेश रहेगा तो लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम किसी वस्तु पर आवेश दे देंगे तो लागू नहीं होगा। और अगला पॉइंट, कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी में लागू नहीं होता है। इस पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, एक विवादास्पद पॉइंट है। इस पॉइंट को हम अभी क्लियर नहीं करेंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तब हम इस पॉइंट पर जरूर चर्चा करेंगे। कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी में लागू नहीं होता है। कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी में लागू नहीं होता है। इस पॉइंट पर विवादास्पद है, इस पर विवाद है, इस पर कन्फ्यूजन है, संदेह है लोगों की, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब मॉडर्न पढ़ाएंगे तब फिर इस पर वापस आएंगे। इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। ये है कूलाम के नियम की सीमाएं। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम की विशेषता के बारे में। कूलाम के नियम के विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है, गुण क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम कूलाम के नियम की विशेषता के बारे में बात करने जा रहे हैं। कूलाम के नियम की विशेषता क्या है, नियम की विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है। पहली क्वालिटी तो ये है कि कूलाम का नियम, अच्छा कूलाम का नियम मतलब विद्युतीय बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। एक और बात बता दें, कूलाम का नियम जहाँ जहाँ हम बोल रहे हैं कूलाम का नियम का मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए जो नियम बताया गया है, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल के लिए नियम बताया गया है। तो कूलाम का नियम यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ये आकर्षण एवं विकर्षण का बल है। यानी आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी होगा। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है ये आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी होगा।
आकर्षित भी करेगा, विकर्षित भी करेगा। सजातीय में विकर्षण होता है, विजातीय में आकर्षण होता है। तो आकर्षण और विकर्षण दोनों बल है। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है यह आकर्षण और विकर्षण दोनों बल है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि यह क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है। पढ़े होंगे आप न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म, क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का जुड़ा होता है। जैसे ये दो आवेश है, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। तो यदि ये इस पर धक्का दे रहा है, ये कलम इसको धक्का दे रहा है, तो ये कलम भी उसी समय इसको धक्का देगा। ये ना कि कह रहा है कि तू आज धक्का दे दो, हम तारा के काल धक्का दे, हम ऐसा नहीं है, साथ साथ होगा। यदि ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, ये धक्का देगा तो ये भी धक्का देगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का जोड़ा है। जब भी होगा क्रिया प्रतिक्रिया साथ साथ होगा। क्रिया भी होगी तो प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी तो क्रिया भी होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होगी, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ होंगी। यदि दो आवेश है, एक आवेश यहाँ Q1 है और दूसरा आवेश यहाँ Q2 है, और यदि ये Q1 आवेश इस पर 10 न्यूटन बल लगाता है, ये Q1 आवेश इस पर 10 न्यूटन बल लगाता है, इधर क्रिया करता है, तो आपको पता होगा ये Q2 आवेश इस पर भी 10 ही न्यूटन बल लगाएगा और ये इधर लगाएगा। प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं। तो यदि Q1 आवेश Q2 पर 10 न्यूटन बल लगाता है इधर, तो Q2 भी बल लगाएगा Q1 पर 10 न्यूटन, लेकिन इधर। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जितना ये बल इस पर लगाएगा इस साइड, उतना ही ये बल इस पर लगाएगा इस साइड, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है। तीसरा पॉइंट है कि कूलाम का जो नियम है, आप लोग में 11th में पढ़े होंगे, बल दो प्रकार के होते हैं, एक संरक्षी और एक असंरक्षी। जिसकी दिशा को विपरीत कर देने पर अपने खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर ले, वो संरक्षी है, और जो पुनः प्राप्त ना करे वो असंरक्षी है। याद होगा हम बताए थे कि जैसे कि एग्जाम्पल में घर्षण बल बराबर हमेशा नहीं रहता। जैसे जब जब वापस लाइएगा तब तब चेंज होता रहेगा। लेकिन यदि कूलाम के नियम के बारे में बात करें, थोड़ा सा पॉइंट पर नोटिस करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कूलाम का नियम संरक्षी बल कैसे है तो क्यों है। पहले तो कूलाम के नियम के लिए जो सूत्र है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। मान रख दे 9 × 10⁻⁹। मान लीजिए मानने में क्या जाता है, Q1 का मान दिया हुआ है, Q1 का मान दिया हुआ है 10 कूलाम, Q2 का भी मान दिया हुआ है 10 कूलाम, और दूरी जो दिया हुआ है वो 10 मीटर दिया है। मान लीजिए ऐसा कि एग्जाम्पल हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर दिए, तो ये हो गया Q1 का मान 10, Q2 का मान 10, R का मान 10 का स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा, यानी फाइनली 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है 10 मीटर, तो लगने वाला बल इतना हुआ। दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है 10 मीटर, तो लगने वाला बल इतना हुआ। सवाल ये है कि संरक्षी कैसे हुआ सर, इस पर बताइए कुछ। तो यदि हम ये जो दूरी है 10 मीटर, अब इस Q2 को यहाँ से उठा करके थोड़ा इधर लेके आ गए, Q2 अब यहाँ लेके आ गए, अब तो दूरी बढ़ गया, दूरी हो गया मान लीजिए 14 मीटर, तो क्या बल उतना ही रहेगा? क्या बल उतना ही रहेगा? 14 रहेगा तो नहीं बहादुर, अब बल कुछ कम हो जाएगा। बात को समझिए, हमने मान लिया कि बल हो गया 8 × 10⁹ न्यूटन। जैसे ही दूरी 14 हुआ, बल इतना से घट के इतना हो गया। एक एग्जाम्पल हमने मान लिया कि इतना से घट के इतना हो गया। जैसे ही दूरी 10 से बढ़ के 14 हुआ, बल घट गया, इतना हो गया। मेरे मन में आया कि फिर से हम इसको यहाँ से उठा के यहीं लेके आ जाएं, फिर से यहाँ से उठा के हम यहाँ लेके आ गए।
अगली बार फिर बल निकालेंगे तो क्या इतना हो जाएगा कि नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि इसको चेंज किए तो बल हमारा चेंज हो गया, लेकिन फिर उसी जगह पर लेके गए तो फिर उतना ही हो गया जितना कि पहले था। इसीलिए कहा गया कि ये संरक्षी है, जितना था उतना हमेशा, यदि आप उस जगह पे लाकर रख दीजिएगा तो फिर उतना ही हो जाएगा। बात को समझिए, यदि आप इस Q1 Q2 और 10 मीटर दूरी है, इस Q2 को यहाँ से उठाइए और पूरी दुनिया घुमाइए, बल बदलता जाएगा, बल बदलता जाएगा, और फिर ला के यहीं रख दीजिए, फिर इतना ही हो जाएगा। यानी फिर से अपने आप को प्राप्त कर लिया। ये है संरक्षी बल। ये हम आपको अब संरक्षी और असंरक्षी आप 11th में पढ़े, हम पढ़ाए हैं कि बल दो प्रकार के होते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। असंरक्षी बल में एग्जाम्पल हमने यह और याद होगा, घर्षण बल का एग्जाम्पल दिया था और एक रबर वाले बल का एग्जाम्पल दिया था कि रबर को खींचेंगे, छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, लगभग उतना ही बल लगाना पड़ेगा, छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर उतना ही बल लगाना पड़ेगा, छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे करते करते एक बार ऐसा भी समय आएगा कि अब आपको उतना बल नहीं लगाना पड़ेगा, रबर ढीला हो गया। इसका मतलब है कि ये खोई हुई बल को फिर से प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो ये कूलाम का नियम जो है संरक्षी बल है। तो आपने जाना कि कूलाम का नियम आकर्षण और विकर्षण का बल है। आपने जाना कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है। आपने जाना कि कूलाम का नियम संरक्षी बल है। साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि कूलाम का नियम एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब होता है एक ऐसा बल जो दूरी पर निर्भर करता हो, जो दूरी के बदलने के साथ बदलता हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि दूरी बदल रहा था तो बल बदल रहा है, दूरी बदल रहा है तो बल बदल रहा है, इसीलिए ये केंद्रीय बल है। ये भी हमने 11th में चर्चा किया था कि जो बल दूरी पर निर्भर करता है वो केंद्रीय बल है। वह बल जो दूरी पर निर्भर करता है केंद्रीय बल कहलाता है। एक ऐसा बल जो दूरी पर निर्भर करे वो केंद्रीय बल है। और आखिरी में एक विशेषता की बात करें कि कूलाम का नियम जो है दो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में, जैसे हम बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 वही रहे, Q2 वही रहे, R भी वही रहे, लेकिन एप्सिलॉन आर का मान बदलता जाए। एप्सिलॉन आर अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है तो बल का मान अलग अलग होगा। यानी कूलाम का नियम जो है दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। यानी माध्यम बदलेगा तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल भी बदलेगा। ये रहे आपके कूलाम के नियम की विशेषता। तो आज हमने आपको बताया, फिर से एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक बता देते हैं कि किसी वस्तु पर हम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। किसी वस्तु पर दिया गया न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश देने के लिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना होगा, लेन देन करना होगा। इसके बाद हमने बताया कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए लागू होगा, 3 रहेगा तो लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेश के लिए लागू होगा, गतिमान आवेश रहेगा तो लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होगा, किसी वस्तु पर आवेश दे देंगे तो लागू नहीं होगा। और कूलाम का नियम नाभिकीय दूरी में लागू नहीं होता, मतलब नाभिक के अंदर लागू नहीं होता है। विशेषता के बारे में बात करें तो यह आकर्षण एवं विकर्षण का बल है, यह क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म होता है, यह संरक्षी बल होता है, यह केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का मतलब एक ऐसा बल जो दूरी पर निर्भर करे, तो यह केंद्रीय बल है। और अगला पॉइंट बताए थे कि दो आवेशों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम रहने देंगे। अगला वीडियो आपको कुछ समय के बाद मिलेगा जब मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो आप लोग के लिए इतना ही, धन्यवाद।